डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज अपने इस वीडियो में कैल्शियम की कमी के प्रभाव एवं दैनिक आवश्यकता पर विस्तृत जानकारी देने जा रही हूँ। कैल्शियम सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए आवश्यक होता है। शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण अस्थियां और हमारे दांत जो होते हैं वह कमजोर हो जाते हैं। हर आयु वर्ग में इसका प्रभाव जो है अलग अलग तरीके से पड़ता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैल्शियम की कमी के प्रभाव में रिकेट्स की। रिकेट्स जो रोग होता है यह शीर्षावस्था में एवं बच्चों में देखा जाने वाला रोग है। यह शरीर में विटामिन डी की कमी से होता है और विटामिन डी की कमी होने के कारण कैल्शियम व फास्फोरस का जो शरीर में अवशोषण होता है वह ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है और हमारे शरीर में इन दोनों खनिज लवण की कमी हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस दोनों के अवशोषण में सहायक तत्व होता है। जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बच्चों की जो वृद्धि होती है वह रुक जाती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण अस्थियों में कैल्सिफिकेशन यानी कैल्शियम का जमाव नहीं हो पाता है। साथ ही शरीर में कैल्शियम संतुलन जो होता है वह गड़बड़ा जाता है और शरीर जो है वह नेगेटिव या नकारात्मक कैल्शियम संतुलन की स्थिति में आ जाता है और इसका प्रभाव जो होता है वह बच्चों की हड्डियों पे पड़ता है। रिकेट्स के अंदर पैरों की जो हमारी अस्थियां होती है जो कि हमारे पूरे शरीर के भार को कहते हैं कि लेने का कार्य करती है। हमारे पांव अगर मजबूत होंगे तो हम अपने शरीर का भार वहन कर पाएंगे, परंतु रिकेट्स के अंदर जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी हड्डियां जो है वो मजबूत नहीं हो पाती है और ऐसे समय पे वो जब चलना सीखते हैं तो उनके पाँव की हड्डियों में क्योंकि कैल्शियम कम है, मजबूत नहीं है, तो जब वो पूरे शरीर का भार पड़ता है तो वो शारीरिक भार को नहीं ले पाती है और इसके कारण से वो हड्डियां जो है विकृत हो जाती है और विकृत होकर वो थोड़ा सा वृक्क रूप ले लेती है और वह धनुषाकार हो जाती है और इसे इंग्लिश में बो लेग्ड कहा जाता है, यानी पैरों की अस्थियां शारीरिक भार को सहन नहीं कर पाती है, जिससे अस्थियां विकृत हो जाती है। पैरों की अस्थियां सीधी न रहकर थोड़ी वक्र या टेढ़ी हो जाती है और जिसे धनुषाकार पैर या इंग्लिश में BOW बो लेग्ड कहा जाता है। ये देखिए बच्चों, इसमें छोटे बच्चे का पाँव दिखा रखा है जो कि एक धनुष के आकार का शेप ले लिया है, जबकि हमारी हड्डियां एकदम से स्ट्रेट होती हैं। दूसरा जो है देखने में आता है रिकेट्स के अंदर पसलियां या छाती की हड्डी जो है बाहर की तरफ निकल जाती है। बाहर की तरफ निकलने का मतलब एक तो होता है चेस्ट का स्ट्रेट होना, एक ये थोड़ा सा उभार लिए हुए हो जाना और इस उभार की वजह से सीने का आकार जो होता है कबूतर की तरह से हो जाता है और इसे कबूतर का छाती रोग कहा जाता है या इंग्लिश में हम इसे पिजन चेस्ट वर्ड यूज करते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया है कि थोड़ा सा उभार लिए हुए हो गया है, जैसा कि आप कबूतर में देखते हो उसका जो नीचे की तरफ जो चेस्ट का पोर्शन है थोड़ा सा उभार लिए हुए होता है, उस तरीके का हो जाता है और उसी कारण से नाम जो है पिजन चेस्ट पड़ गया है। यहाँ पर बताया है कि आगे की जो आपकी रिब्स वाली जो बोन है यहाँ पर डॉट 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 मोती के समान स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि गुंडी नुमा आकृति दिखाई दे रही है, यानी पसलियों के छोर जहां पर कि वह छाती की हड्डी यानी स्टर्नम बोन से आके जुड़ते हैं। आपने इसको फिजियोलॉजी में अच्छे से पढ़ा है कि हमारे आगे की तरफ की हड्डी को स्टर्नम बोन कहा जाता है या छाती की हड्डी कहा जाता है। पीछे की तरफ आपकी जो होती है वर्टिब्रल कॉलम होती है, वहां से रिब्स या पसलियां जो होती है पीछे से आके आपके आगे की तरफ जुड़ती है। तो ये जो आगे जो जुड़ रही है जो छोर है
जो कि स्टर्नम बोन या छाती की हड्डी से जुड़ रहे हैं, वहां पर जहां पर जुड़ते हैं गुंडी नुमा आकृति बन जाती है और यह एक माला के समान दिखाई देते हैं। और इस रोग को रिकेटिक रोजरी वर्ड यूज किया जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इसके अलावा हमारी जो भी लंबी हड्डियां हैं, भली वो कलाई की है हाथ में या घुटने की है, जहां पर भी हमारी लंबी बोन से वहां की हड्डियां बढ़ जाती है या यूं कहें चौड़ी हो जाती है, क्योंकि वहां की हड्डियों पे जो है वजन या हम काम करते हैं तो भार पड़ता है। इस कारण से खोपड़ी या स्कल बोन जो होती है, इस समय पर केवल हड्डी रह जाती है, मतलब यहाँ पर कोई फैट का डिपोजिशन नहीं है, कुछ और चीज नहीं है। यानी कैल्शियम की कमी का जो प्रभाव होता है शिशु की खोपड़ी की अस्थि पर पड़ता है और सिल के आगे पीछे की जो हड्डियां होती है वह उभर कर जो है सामने आ जाती है। यानी ललाट बाहर की तरफ निकलने से सिर का आकार चौकोर हो जाता है और इसे फ्रंटल बोन पे जो असर पड़ता है तो वह उभार लिए हुए हड्डी या यूं कहते हैं कि उसका जो ललाट है बाहर की तरह उभार लिए हुए दिखाई देती है। जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाती है उन बच्चों में। अब हम बात कर रहे हैं अस्थि मृदुलता की, या जिसे कि ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। यह रोग जो होता है वयस्क में होता है, वयस्क महिला हो या पुरुष, उनमें जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसे अस्थि मृदुलता या ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। वयस्क व्यक्ति में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। शरीर के अस्थियों में कैल्शियम का विसर्जन अधिक होने लगता है, यानी निकलने लगता है बोन से, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में जब फंक्शंस ऑफ कैल्शियम आया था तब समझाया था कि ब्लड में हमेशा सामान्य स्तर बनाए रखने के लिए जब भी कमी होती है ब्लड के अंदर कैल्शियम की तो वो बोन्स में से निकलता है, यानी कैल्शियम का विसर्जन हड्डियों में से होने लगता है, यानी डीकैल्सिफिकेशन की क्रिया बढ़ जाती है। फलतः जो अस्थियां होती है वह कमजोर एवं दुर्बल हो जाती है। वयस्क व्यक्तियों में या महिलाओं में एक स्टेज आती है प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग। ऐसी महिलाओं में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है कि पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम आहार में उपस्थित नहीं है तो इसका असर उनके ऊपर और ज्यादा पड़ता है, क्योंकि कैल्शियम की कमी से प्रेगनेंसी में गर्भ में जो पल रहा होता है गर्भस्थ शिशु, वह माता के शरीर से ही कैल्शियम का अवशोषण करने लगता है और ऐसे समय पर गर्भवती महिला जो होती है उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जो श्रोणि मेखला होती है वह संकुचित हो जाती है, उसका लचीलापन जो होता है वो समाप्त हो जाता है और इस कारण से डिलीवरी के समय काफी दिक्कतें आती है। इसके अलावा कई अदर प्रॉब्लम्स भी आने लगती है, जैसे बैक में दर्द ज्यादा होने लग जाता है या अस्थियां इतनी कमजोर व दुर्बल हो गई है, इस कारण से ऑस्टियोमलेशिया से जो ग्रस्त रोगी होती है उनको हल्की सी भी चोट लगती है तो उनकी हड्डियां टूट जाती है। साथ में ये हड्डियां जो होती है वह देरी से जुड़ती है। कूल्हे तथा छाती की जो उनकी हड्डियां होती है वह थोड़ा सा बेडोल या कह सकते हैं कि उनका शेप जो होता है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे रोग की, जिसे कि ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है वो वृद्धावस्था में या ओल्ड एज में देखने को मिलता है, यानी वृद्धावस्था में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसे ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहा जाता है। इस रोग में अस्थियों में से जो कैल्शियम होता है वह अधिक मात्रा में निकलने लगता है, जिससे जो अस्थियां होती है या हड्डियां होती है कमजोर होकर टूटने लग जाती है। टूटी हुई जो हड्डी होती है वह आसानी से जुड़ भी नहीं पाती है क्योंकि कैल्शियम की पहले से ही कमी है। साथ में आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें कुबड़ निकलने लग जाती है, उनकी कमर झुक जाती है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। साथ ही उनके हाथ पैरों के जो जोड़ होते हैं या जॉइंट्स होते हैं उनमें बहुत दर्द रहने लग जाता है। कैल्शियम की कमी से उनकी जो मांसपेशियां या मसल्स होती है उनकी जो क्रियाशीलता होती है उनकी क्रियाशीलता में भी शिथिलता आ जाती है। साथ में मांसपेशियों का संकुचन एवं प्रसारण की गति अत्यंत ही
धीमी हो जाती है। यानी हाइपोकैल्सीमिया या कैल्शियम की कमी की स्थिति में जो वाहक नाड़ियां होती है वह अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है। उनके अंदर रक्त का थक्का भी देरी से जमता है, क्योंकि फंक्शंस में आपने पढ़ा था कैल्शियम जो होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। रक्त में कैल्शियम की कमी से संवेदी नाड़ियां जो होती है वह अत्यधिक उत्तेजित हो जाती है, जिसके कारण से उनकी जो हाथ पैरों की उंगलियां मुड़ जाती है। कई बार हाथ पैर जो होते हैं कांपने लग जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ रोग की या बीमारी की, जिसका नाम है टिटेनी या मांसपेशीय मरोड़। कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय में जब असमानताएं उत्पन्न हो जाती है तब यह रोग देखने को मिलता है। इसके अंदर व्यक्ति में विटामिन डी की कमी के साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस की कमी भी हो जाती है। इस रोग का जो मुख्य लक्षण होता है कि हाथ पैरों के जो जॉइंट्स हैं उसमें तीव्र दर्द एवं पीड़ादायक ऐंठन होने लगती है, जिससे कई बार व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है। इसमें विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र की जो उत्तेजना होती है वह उत्तेजना जो है वह बढ़ जाती है। साथ में मांसपेशियां जो है उनका अनियंत्रित संकुचन जो है वह होने लग जाता है। यानी कि जो टिटेनी या मांसपेशीय मरोड़ रोग होता है, इस रोग के अंदर व्यक्ति के अंदर जो है तंत्रिका तंत्र जो है उसमें भी उसकी जो क्रियाशीलता है उसमें भी काफी प्रभाव आ जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस या कैल्शियम की प्रस्तावित मात्रा जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा दी गई है। इस टेबल में दिखाया है बच्चों कि शिशुअवस्था, इसमें शिशुअवस्था के 0 से 6 मंथ और 6 से 12 मंथ एक साथ ले लिए। इस समय पर कैल्शियम की जो आवश्यकता होती है वो 500 होती है। कैल्शियम की आवश्यकता को मिलीग्राम में बताया जाता है, तो 500 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। बच्चा भले 1 से 3 साल का है, 4 से 6 साल का है या 7 से 9 साल का है, तीनों ही डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है वह 400 मिलीग्राम प्रतिदिन देखने में आती है। इसी तरीके से 10 से 15 साल का जो बच्चा है, भले वो लड़का हो या लड़की हो, इसमें 10 से 12 साल भी आ गया है और 13 से 15 साल जो अभी तक आप अलग अलग देखते आए वो भी आ गया है। उनकी कैल्शियम की आवश्यकता 600 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन होती है। 16 से 18 वर्ष का लड़का हो या लड़की, उनकी कैल्शियम की आवश्यकता थोड़ी सी कम हो जाती है, जो कि है 500 मिलीग्राम प्रतिदिन, क्योंकि उनका ग्रोथ जो पीरियड होता है लड़कियों में कंप्लीट हो जाता है और लड़कों में थोड़ा बहुत ही बचता है। इस कारण से वयस्क पुरुष की जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है वो होती है 400 मिलीग्राम प्रतिदिन। इसी तरीके से वयस्क महिला की जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है वह भी 400 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है। परंतु वयस्क महिला की जो दो अवस्थाएं हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, एक की गर्भावस्था और स्तनपान अवस्था, इन दोनों ही स्थितियों में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि गर्भावस्था में महिला के अंदर जो है एक गर्भस्थ शिशु का डेवलपमेंट या विकास हो रहा होता है। साथ में स्तनपान अवस्था जो होती है उस समय महिला के शरीर से मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा होता है और मिल्क के निर्माण के लिए कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। इस कारण से इन दोनों ही फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कैल्शियम की आवश्यकता वयस्क महिला की बढ़ जाती है और वह बढ़ी हुई मात्रा है 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन, यानी जस्ट डबल से भी ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता इस समय पर हो जाती है। वयस्क महिला और पुरुष जो है वो कोई से भी कार्य करने वाला हो, कम क्रियाशील हो, अधिक क्रियाशील हो, मध्यम क्रियाशील हो, कैल्शियम की आवश्यकता जो है वह सेम ही रहती है। इसके साथ ही हमारा जो कैल्शियम का टॉपिक है वह समाप्त होता है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने कैल्शियम का इंट्रोडक्शन देखा था, उसकी कार्य देखे थे, साथ में
आपने कैल्शियम के स्रोत भी देखे थे। इस वीडियो में हमने बात की है अगर यह कमी हो जाती है कैल्शियम की हमारे शरीर में तो क्या प्रभाव पड़ते हैं, साथ में क्या दैनिक आवश्यकता है। थैंक यू बच्चों।